तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात कट्टरपंथ के खिलाफ भगवा सर्जरी के एक्शन। आधे से ज्यादा देश में बीजेपी या बीजेपी के समर्थित सरकार, हर जगह भगवा की लहर। लेकिन बीजेपी ने 2026 में बंगाल जीतकर एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन किया। असर दिखने लगा है। यह पहली सर्जरी है। दूसरी सर्जरी उत्तराखंड से। उत्तर भारत में योगी सरकार के बाद धामी सरकार के एक्शन से घुसपैठिए और कट्टरपंथी डरे हुए हैं। यहां भी भगवा सर्जरी फुल एक्शन मोड में है। और असम में हिमंता सरकार की वापसी के बाद कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने की बहुत बड़ी शुरुआत हो चुकी है। और इन्हीं 3 राज्यों में भगवा सर्जरी की राजनीतिक तस्वीर मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। पहली तस्वीर, पहला चैप्टर, बात बंगाल की। शुभेंदु अधिकारी ने अपने 4 दिनों में 4 बड़े ऐलान किए, खलबली मचा दी। ममता राज में जिन अवैध मदरसों ने जमकर कट्टरपंथ फैलाया, अब उन्हीं अवैध मदरसों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। और शुभेंदु सत्ता संभालने के बाद तुरंत ममता के इन मदरसों पर एक्शन का ऐलान कर चुके हैं। बंगाल में सड़क पर नमाज पर हंटर। मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर एक्शन। अब अवैध मदरसों पर चलेगा बुलडोजर। बंगाल में शुभेंदु सरकार के अभी 4 दिन ही पूरे हुए हैं और इन 4 दिनों में 4 फैसलों ने बंगाल में परिवर्तन का बहुत बड़ा संकेत दे दिया है। घुसपैठ, सड़क पर नमाज, मस्जिदों के लाउडस्पीकर के बाद अब अवैध मदरसों पर शुभेंदु एंड टीम की नजरें टेढ़ी हो गई हैं। अवैध मदरसों को बंद करने का प्रण लेते ये हैं बंगाल के शिक्षा मंत्री, जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि बंगाल में एक भी अवैध मदरसे का नामो निशान नहीं बचेगा। दुआरे सरकारेर नाम करे এই তৃণমূল সরকার যেভাবে মুড়ি মুরগির মতো ফেক এসটি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, এই ফেক এসটি সার্টিফিকেটকে আমরা নির্মূল করব। বিভিন্ন অবৈধভাবে যদি কোনো মাদ্রাসা চলে সেগুলো আমি বাতিল করে দেব। आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में 614 मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का रिकॉर्ड ही नहीं है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऐसे मदरसों की गिनती हजारों तक जा सकती है। जितने भी ये स्टूडेंट है, ये यहाँ पढ़ते हैं, अरबी पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ये यतीम घर से आते हैं, ये गरीब लोग हैं, इनका क्या होगा इसको लेके चिंतित है ये जो मदरसा का कमेटी है, ये कमेटी का लोग। बंगाल में अवैध मदरसों को लेकर सख्त एक्शन के पीछे वजह है पिछली ममता सरकार की नीतियां, जिसने पश्चिम बंगाल में मदरसों को अर्श पर और प्रमुख शिक्षा व्यवस्था को हाशिए पर धकेलने का काम किया। आपको बता दें कि ममता सरकार ने 2026-2027 बजट में माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मदरसा एजुकेशन विभाग के लिए 5,713.61 करोड़ रुपए आवंटित किया था, जो 2011 के मुकाबले 1,111% ज्यादा थी। वहीं आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स को महज 217 करोड़ और एमएसईएस को 1,250 करोड़ दिए गए थे। अब जब अवैध मदरसों पर ताला लगने लगा है तो टीएमसी के विधायक और बंगाल के भाईजान टेंशन में आ गए हैं। ये लोग पावर में आके ही ऐसे करेगा तो ये आगे इसके खिलाफ जोरतोड़ आंदोलन होगा, क्योंकि सब लीगल मदरसा है, कोई इनलीगल मदरसा है ही नहीं। हमारे जो मदरसा है तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का मदरसा है, ये तो सरकार के अनुमोदन लिया है। वो बंद ना करके जैसे कि रजिस्टर्ड मदरसा जैसा होता है, इन लोगों को, इन सबको भी रजिस्टर्ड किया जा सके। बंगाल में बदलाव की शुरुआत हुई तो शुभेंदु ने एक पोस्ट से बड़ा संदेश भी दे दिया। हिमंता के गले लगे शुभेंदु की ये फोटो देखने में तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर जो बोल रही है उसका मतलब खुद हिमंता ने दुनिया को बता दिया। हिमंता ने फोटो पोस्ट की और लिखा कि बुरे दिन शुरू हो गए, जिसके जवाब में शुभेंदु ने लिखा कि सब जानते हैं किसके। और जैसा शुभेंदु ने कहा वैसी करनी भी बंगाल में वो शुरू कर चुके हैं। और सोनार बांग्ला का ट्रेलर भी पिछले 5 दिनों में दिखने भी लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भगवा सर्जरी का चैप्टर 2 धामी राज में है तो पेपर दिखाने होंगे। एसआईआर शुरू हुआ नहीं उत्तराखंड में, लेकिन अभी से टेंशन है। और हाल ये कि मस्जिद और मदरसों में पोस्टर लगा दिए जा रहे हैं। 40 साल के कागज तैयार रखने की अपील की जा रही है।
मैसेज लाउड एंड क्लियर है, उत्तराखंड में कब्जा गैंग की मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। अवैध है तो फिर चाहे मस्जिद हो या मदरसा, धामी सरकार का शुद्धिकरण अभियान लगातार जारी रहेगा। और अब अगला फोकस है वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। उत्तराखंड में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर हलचल तेज हो गई है। कई मस्जिदों और मदरसों में पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें लोगों से पुराने दस्तावेज तैयार रखने की अपील की गई है। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से लगाए गए हैं ताकि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लोगों को दस्तावेजों को लेकर जानकारी दी जा सके। पोस्टर में लिखा गया है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर 2003 लागू किया जा रहा है। इसके तहत 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाया गया है। अगर आपका नाम सूची में है तो कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, लेकिन अगर नाम नहीं है तो जन्म तिथि के अनुसार दस्तावेज तैयार रखने होंगे। एक दूसरे पोस्टर में लिखा गया, एसआईआर 40 साल पुराने रिकॉर्ड की जांच प्रक्रिया है। जिनका नाम वोटर लिस्ट में है उन्हें कोई कागज नहीं देना, लेकिन जिनका नाम नहीं है वो अपने और बच्चों के दस्तावेज तैयार रखें। हालांकि इन पोस्टरों के सामने आने के बाद सियासत भी तेज हो गई है। हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर जांच हो रही है तो हर किसी को दस्तावेज दिखाने होंगे। एसआईआर कन्वर्टेड एनआरसी है। जैसे बीजेपी की सरकार ने कहा था कि हम एनआरसी लाएंगे और एक नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स बनाएंगे, अब ये एनआरसी ना लाकर एसआईआर ले आए हैं। इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में ये एक बल्क तौर से वोटर्स को नाम काट रहे हैं। उनको है जो वास्तव में बिना दस्तावेजों के आधार पर इस भारत को दीमक की तरह चाटने का प्रयास कर रहे हैं। जो जेन्युइन लोग उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं, कोई उनको वो सरकार का 2 बार महीने का राशन भी ले रहे हैं, आयुष्मान सुविधा का लाभ भी रहे हैं, जो जेन्युइन लोग हैं। दरअसल उत्तराखंड में अगले कुछ हफ्तों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने वाली है। शासन और प्रशासन स्तर पर तैयारियां तेज हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 88% काम पूरा हो चुका है, जबकि बाकी वोटर्स के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। और इसी को लेकर सियासी पारा भी चढ़ गया है। एसआईआर जिस तरीके से सरकार इसको एक अलग ही माइंडसेट के साथ लागू कर रही है, आपने वेस्ट बंगाल का चुनाव अभी रिसेंटली देखा है। अगर माइंडसेट गलत है, मुझे लगता है, तो इस तरीके की बातें सामने आ रही है। जो सनातन से नफरत करते हैं या जो काफिर के रूप में भारतवर्षवासियों का दिल दुखाते हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी तो जांच पड़ताल और उनकी पूरी गहनता से जांच का संवैधानिक अधिकार भारतीयों को है, सरकार को है। साफ है, उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर सियासी संग्राम अभी से तेज हो चुका है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज्यादा गर्माने वाला है। देहरादून से राम अनुज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात चैप्टर 3 की, जो शुरू होने जा रहा है असम से। हेमंत सरकार ने यूसीसी को लेकर कदम बढ़ाया। कैबिनेट की मोहर के बाद अब असम में भी उत्तराखंड की राह दिखाई पड़ी। सवाल की क्या कि समान नागरिक संहिता के लागू होने से क्या बहु विवाह, हलाला और अलग अलग पर्सनल लॉ की व्यवस्था खत्म होगी और क्या देश के दूसरे राज्यों में यूसीसी की रफ्तार और तेज होगी? श्री हिमंत बिश्व शर्मा ईश्वरर नामत शपथ लওঁ जे असम में हेमंता सरकार 2.0 का ब्लूप्रिंट बीजेपी के मैनिफेस्टो में ही दिख चुका था। अब बारी हर उस वादे को अमली जामा पहनाने की है जिसकी बदौलत असम में दूसरी बार हेमंता बिस्व शर्मा सीएम बने हैं, जिसका वादा खुद अमित शाह ने चुनावी रैली के दौरान किया था। आप हेमंत बिस्व शर्मा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बना दो, आसाम में हम यूसीसी लाएंगे। अब कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा, 4 शादी नहीं कर पाएगा। सरकार की कमान संभालते ही हेमंता ने असम में यूसीसी लागू करने के अपने वादे पर पहला कदम बढ़ा दिया है। असम की कैबिनेट में यूसीसी कानून लागू करने को लेकर प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर कैबिनेट की मोहर भी लग गई। यूसीसी इज ए पार्ट ऑफ आवर इलेक्शन मैनिफेस्टो, सो एवरी पॉइंट्स, नॉट ओनली यूसीसी, whatever we have mentioned in our election manifesto, will try 100% to implement each and every word we have mentioned in manifesto, including UCC.
यानी उत्तराखंड का मॉडल असम में भी लागू किया जा रहा है। दरअसल यूसीसी लागू होने के बाद असम में क्या बदलाव होंगे ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि देश भर में कहां-कहां यूसीसी को लेकर कानून है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने यूसीसी को पूरी तरह से लागू कर दिया है। गोवा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पहले से ही लागू है। गुजरात विधानसभा में यूसीसी कानून पास हो चुका है और अब असम में भी यूसीसी पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। असम में यूसीसी लागू होने पर राज्य में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक कानूनों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसके बाद असम में बहुविवाह पर पूरी तरह रोक लगेगी। शादी, तलाक और विवाह पंजीकरण के नियम एक जैसे हो जाएंगे। हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं पर रोक लग सकती है। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य बनाया जा सकता है। जनजातीय क्षेत्रों और आदिवासी समुदायों को यूसीसी से छूट दी जा सकती है। हालांकि असम में यूसीसी का अंतिम स्वरूप राज्य सरकार की ओर से तैयार किए जाने वाले कानून और विधानसभा में पारित प्रावधानों पर निर्भर करेगा। लेकिन हिमंता सरकार ने कैबिनेट की मुहर लगाकर मैनिफेस्टो में शामिल यूसीसी को लागू करने के अपने वादे की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है। असम से नीरज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात ऑपरेशन ऑक्टोपस की, और ऑपरेशन ऑक्टोपस में क्यों कह रहा हूं उसके पीछे की तस्वीर वजह। ऑपरेशन ऑक्टोपस यानी 8 शहर, मैनपुरी, सीतापुर, अमेठी, मुजफ्फरनगर, श्रावस्ती, बरेली, गाजियाबाद और मेरठ, हर जगह ऑपरेशन ऑक्टोपस चल रहा है। माफियाओं के खिलाफ योगी फोर्स का शिकंजा और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। मेरठ से गाजियाबाद तक 1 लाख के इनामी बदमाश ढेर हो रहे हैं। बरेली, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, श्रावस्ती में बदमाशों को पुलिस की गोली से जवाब मिल रहा है। गुंडागर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। यूपी में क्राइम की कमर तोड़ने के लिए योगी फोर्स ने सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया है। जिस तरह ऑक्टोपस अपने शिकार को चारों तरफ से जकड़ लेता है, ठीक उसी रणनीति पर योगी फोर्स अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। और उसकी तस्दीक करती 8 तस्वीरें देख लीजिए। यूपी में योगी फोर्स अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। यूपी से अपराध को मिटाने के लिए शहर शहर मेगा अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान यूपी में 8 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। मेरठ से गाजियाबाद, बरेली, श्रावस्ती, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी, सीतापुर और अमेठी तक धड़ाधड़ एनकाउंटर हुआ। यानी साफ है अपराधियों को अब किसी जिले में पनाह नहीं मिलेगी। योगी फोर्स ने पूरे यूपी में ऑक्टोपस की तरह शिकंजा कस दिया है। योगी फोर्स का सबसे बड़ा एक्शन मेरठ टू गाजियाबाद देखने को मिला, जहां मंगलवार की रात अपराधियों पर ऐसी भारी पड़ी कि 2 बदमाश सीधे मौत के घाट उतार दिए गए। दिलचस्प बात यह रही कि दोनों बड़े एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों का नाम एक ही था, जुबैर, और दोनों का अंजाम भी एक जैसा हुआ। मेरठ का 1 लाख का इनामी जुबैर और गाजियाबाद का 1 लाख का इनामी जुबैर दोनों पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। मेरठ में एसटीएफ ने उस खूंखार जुबैर को मौत के घाट उतार दिया, जिस पर हत्या, लूट, डकैती समेत 24 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज थे। जिस जुबैर का अंत हुआ वो मुनीर गैंग का सक्रिय सदस्य था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शिक्षक को गोली मारने के मामले में वांटेड चल रहा था। मेरठ के जुबैर की तरह गाजियाबाद में भी जुबैर पर खाकी कहर बनकर टूटी। ये वही जुबैर था जिसने 6 मई को सनसनीखेज कैश वैन लूटकांड से पुलिस को खुली चुनौती दी थी, लेकिन सिर्फ 6 दिनों में ही पुलिस ने पूरा हिसाब बराबर कर दिया। पुलिस के साथ मुठभेड़ में जुबैर का साथी समीर, इसका भी गेम ओवर हो गया। बरेली से लेकर मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, शामली और श्रावस्ती तक बदमाशों पर पुलिस का शिकंजा कसता दिखा। मुजफ्फरनगर में लूट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए, जबकि मैनपुरी में सिलसिलेवार वारदात करने वाले अंतर जनपदीय लुटेरे पकड़े गए। श्रावस्ती में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। अमेठी में गौवंश के साथ क्रूरता का रील बनाने वाले आरोपी को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। साफ है योगी राज में अपराधियों के सामने सरेंडर ही आखिरी रास्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बात उस गैंग की जिसने प्यार, तंत्र मंत्र और ब्लैकमेलिंग को करोड़ों की कमाई का जरिया बनाया। महंगी गाड़ी, चांदी की चप्पल, लाखों करोड़ों की ज्वेलरी और लग्जरी लाइफ के पीछे छिपी थी ठगी की एक काली कमाई। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में पुलिस ने ऐसे हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग गैंग का पर्दाफाश किया जिसने युवती को प्रेम जाल में फंसाया, उससे 1 करोड़ 30 लाख रुपए ऐंठ लिए। चांदी की चप्पल, चांदी का ही पर्स, 50 लाख की ज्वेलरी, लग्जरी कार। ये सिर्फ शौक नहीं थे, ठगी के पैसों से खड़ी की गई आलिशान जिंदगी थी। पहले प्रेम का झांसा दिया गया, फिर तंत्र मंत्र का जाल बिछाया गया और इसी साजिश में फंस गई एक लड़की, जिससे धीरे धीरे भरोसे के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, डर और अंधविश्वास के नाम पर डराकर, धमकाकर, ब्लैकमेलिंग कर एक दो नहीं पूरे 1 करोड़ 30 लाख रुपए ठग लिए गए। अभी जो अनुमानित कीमत अभी हमने जो जब्त की है उसमें करीब हमने 70 से 80 लाख रुपए की का सामान जो है वो रिकवर कर लिया है और भी अभी इसमें पीआर पे है तो अभी हम इनसे गहन पूछताछ कर रहे हैं। दरअसल एमपी के अशोकनगर में रहने वाली एक युवती को इस गैंग ने अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसकी अश्लील फोटो और वीडियो तैयार किए गए, फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे 1 करोड़ 30 लाख रुपए ठग लिए गए। आरोपी खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताता था ताकि पीड़िता डर जाए और किसी से शिकायत न करे। इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड था आकाश चौहान और उसकी पत्नी आयुषी चौहान। पुलिस पूछताछ में दोनों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक ठगी के पैसों से आरोपियों ने लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर दिया था। महंगी गाड़ियां, आईफोन, एप्पल का लैपटॉप, महंगी घड़ियां, सोने चांदी के जेवर, सब कुछ ठगी के पैसों से खरीदा गया। इनकी जो लैपटॉप है अभी उनको एफएसएल जांच हेतु भेजा जाएगा। एफएसएल के बाद जो भी रिपोर्ट उसमें सामने आएगी तो उस पर भी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि करोड़ों की ठगी करने वाला एक गैंग अपने पापों से भी डरता था, इसलिए ब्लैकमेलिंग से कमाए गए पैसों से मंदिर में दान पुण्य करता था, भंडारे करवाता था और लग्जरी थार में बैठकर देश के मंदिरों में माथा टेकने पहुंचता था। पुलिस ने आरोपियों के घर से करीब 70 लाख रुपए की संपत्ति और लग्जरी सामान बरामद किया है। पुलिस बैंक खातों और हर ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि इस गैंग ने और कितने लोगों को ब्लैकमेल कर ठगी का शिकार बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब एक सवाल जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही। सवाल है कि प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। अचानक तबीयत खराब हुई, अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर से उनको ब्रॉड डेड घोषित किया, यानी कि उनको मृत अवस्था में ही अस्पताल लेकर के आया गया। हालांकि मौत की वजहों को लेकर के सस्पेंस बना हुआ। लखनऊ का सिविल अस्पताल आज सुबह उस वक्त छावनी में तब्दील हो गया जब खबर आई कि प्रतीक यादव को बेसुध हालत में अस्पताल लाया गया है। अस्पताल के निदेशक के मुताबिक जब प्रतीक को वहां पहुंचाया गया तब उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। शुरुआती जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, लेकिन मामला संदिग्ध तब लगा जब शुरुआती लक्षणों में सस्पेक्टेड पॉइजनिंग यानी जहर की आशंका जताई गई। इसी संदेह के कारण शव को पोस्टमार्टम के लिए KGMU भेजा गया। लगभग 5:45 बजे के आसपास कुछ लोग आए कि उनकी तबीयत बहुत गड़बड़ लग रही है। वहाँ एक डॉक्टर EMO गए, उन्होंने देखा तो उनको लगा कि नहीं है ये, यहाँ ले आया गया। यहाँ उनको सारी जांचें की गई, मतलब जो भी वाइटल्स देखे गए तो उनको वो मृत थे। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट कई सवाल भी उठा रही और कुछ अंदेशों को खारिज भी कर रही। सूत्रों के मुताबिक प्रतीक के शरीर और नाखून नीले पड़ गए थे, जो अक्सर ऑक्सीजन की कमी या जहर की स्थिति में होता है। ऐसे में प्रतीक यादव की मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर 38 की उम्र में अचानक प्रतीक की मौत कैसे हुई? पोस्टमार्टम में मौत का समय तड़के 3 से 4 बजे के बीच बताया जा रहा है। हालांकि डॉक्टरों को शरीर पर किसी तरह के फाउल प्ले या बाहरी हमले के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन पैर में चोट के निशान जरूर पाए गए। साथ ही नाखून नीले होने से संदेह बढ़ गया। हालांकि स्पष्ट कारण जानने के लिए विसरा सुरक्षित रख लिया गया। अब इस पूरी घटना की क्रोनोलॉजी समझिए। प्रतीक की तबीयत जब बिगड़ी तो उनके रिश्तेदार के ड्राइवर ने अस्पताल जाकर सूचना दी। डॉक्टर ने घर जाकर जांच की तो प्रतीक की बॉडी में रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट उन्हें लेकर सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया।
फिलहाल लखनऊ पुलिस और डॉक्टर विसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं ताकि मौत की असली वजह साफ हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से मिले गहरे और कभी न भरने वाले जख्मों से पाकिस्तान इस तरह तलमलाया है कि इस खींच को मिटाने के लिए वो लगातार भारत में दहशत की साजिशें रच रहा है। एलओसी पर एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश हुई, लेकिन भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने मौत का सामना कर रहे आतंकी का सीना छलनी किया, उसको खत्म किया। सीमा पार मुनीर के आतंकियों की फौज तैयार। मुनीर की टेरर फैक्ट्री 70 लॉन्च पैड में 800 आतंकी। आतंकी हमले का प्लान, पुंछ में घुसपैठ हुई नाकाम। पुंछ के कृष्णा नदी में एक बार फिर लश्कर आतंकी ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने इस पाकिस्तानी कीड़े को वहीं मसल दिया। ये आतंकी घने जंगल का सहारा लेकर 300 मीटर अंदर तक घुस आया था, लेकिन सेना के जवान चीते की तरह झपटे, आतंकी को रोकने की चेतावनी दी और फिर पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। लश्कर आतंकी 1 इंच भी आगे बढ़ता, उससे पहले ही जवानों ने उसे वहीं ढेर करते हुए मुनीर की कायराना साजिश को नाकाम कर दिया। साथ ही जंगल और सीमा से लगे पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया गया। इस दौरान नाकेबंदी कर गाड़ियों की चेकिंग भी बढ़ा दी गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी एलओसी पर घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी आतंकी को ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश जो है वो कल देर शाम की गई कृष्णा घाटी सेक्टर में। जैसे ही भारतीय सेना के जवानों ने एक हरकत जो है वो बॉर्डर पर देखी, जिसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो इनके द्वारा यहाँ पर कर दी गई, जिसमें कि एक आतंकी के मारे जाने की पुष्टि जो है भारतीय सेना द्वारा यहाँ पर की गई है और बताया जा रहा है कि इसका ताल्लुक लश्कर तैयबा आतंकी संगठन से है। ऑपरेशन सिंदूर का घाव मिटाने के लिए मुनीर न सिर्फ आतंकवादियों की फौज सीमा पार से भेज रहा है, बल्कि यहाँ के कट्टरपंथियों को भी फुसलाकर आतंकी साजिश का हिस्सा भी बना रहा है। लेकिन वो ये भूल गया कि ये नया हिंदुस्तान है जो न सिर्फ घर में घुसकर मारता है, बल्कि घर के भेदियों को भी नहीं छोड़ता। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस ने मशकूर अहमद उर्फ मशकूर मास्टर को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया है। मशकूर मास्टर सरकारी प्राइमरी स्कूल गुजराड़ी में शिक्षक के तौर पर तैनात था। हाल में किश्तवाड़ में हुई मुठभेड़ में आतंकी मारे गए थे, जिनसे मशकूर के संपर्क के सबूत मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक मशकूर लगातार आतंकवादियों की मदद कर रहा था। आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने पर छिपाने, उनके खाने और आने जाने का इंतजाम भी मशकूर ही किया करता था। किश्तवाड़ में एक शिक्षक को, जो कि एक ओवरग्राउंड वर्कर था आतंकियों का, उसे यहां पर गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला जो है वो दर्ज किया गया है और अब उससे पूछताछ लगातार यहां पर की जा रही है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को इस तरह के इनपुट मिले थे कि हाल ही में किश्तवाड़ के छात्रों में जो जनवरी फरवरी महीने में आतंकी मारे गए थे, उनको ये मशकूर जो है वो लगातार मदद कर रहा था। मुनीर भारत से बदला लेने के लिए कितनी खतरनाक साजिश रच रहा है, इसकी एक तस्वीर कल श्रीनगर से सामने आई थी, जब वहां से लश्कर के 2 आतंकवादी फैसल अहमद भट्ट और फैसल अहमद गुरु मुनीर को नाकेबंदी के दौरान दबोच लिया गया था। इन दोनों के पास से भारी मात्रा में हथियार, मोबाइल फोन और लश्कर के भड़काऊ पोस्टर बरामद किए गए। इस गिरफ्तारी से साफ है कि पाकिस्तान भले ही कितनी भी तिलमिलाहट में बेगुनाहों का खून बहाना चाहता हो, लेकिन उसकी हर चाल को दफन करने के लिए भारतीय सेना के जवान मुस्तैद हैं, जो उसके गुर्गों को लगातार करारा जवाब दे रहे हैं। जम्मू से रजत वोहरा की रिपोर्ट, जी मीडिया। तेहरान में बीती रात एक के बाद एक कई भूकंप आए। भूकंप से किसी तरह के जान माल को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हुए। वो इसलिए क्योंकि ठीक एक दिन पहले ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका दोबारा हमला करेगा तो ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन की क्षमता को 90% कर देगा। इसमें सवाल है कि क्या भूकंप के झटके ईरान का गुप्त परमाणु परीक्षण तो नहीं था? क्या सुपर पावर अमेरिका और ईरान के बीच अब परमाणु महायुद्ध छिड़ने वाला है? क्या ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन को 60% से बढ़ाकर 90% कर लिया है? क्या ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने में नाकाम हो गए हैं ट्रंप?
मिडिल ईस्ट में चल रहे भारी तनाव के बीच ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह भी आपको बताते हैं। वक्त मंगलवार की आधी रात, जगह ईरान की राजधानी तेहरान। घटना एक के बाद एक भूकंप के झटके, तीव्रता 4.6, जगह जमीन से 10 किलोमीटर नीचे। जब दुनिया की बड़ी आबादी गहरी नींद में सो रही थी, उसी वक्त तेहरान में धरती अचानक कांपने लगी। रिक्टर स्केल पर 4.6 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। लोगों में अफरा तफरी फैल गई। भूकंप से कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सवाल इसके टाइमिंग को लेकर खड़े हो गए। अपने परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल पावर को लेकर जिद पर अड़े ईरान ने सुपर पावर अमेरिका को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ईरान में तख्ता पलट का ख्वाब देख रहे ट्रंप के अरमान हॉर्मुज की नाकाबंदी में फंस गए और अब हालात ये हैं कि ईरान खुलेआम अमेरिका को धमकी दे रहा है कि अगर उसने दोबारा ईरान को दहलाने की कोशिश की तो वो भी ऐसा जवाब देगा जो इतिहास बन जाएगा। ये चेतावनी तेहरान में भूकंप के झटके आने से कुछ घंटे पहले दी गई थी। ईरानी संसद के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने परमाणु बम बनाने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन को 60% से बढ़ाकर 90% कर देगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तेहरान में धरती का डोलना भौगोलिक था या फिर ईरान ने गुपचुप तरीके से अपनी परमाणु शक्ति का टेस्ट कर लिया है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे का सायरन हो सकता है। ईरान की असली ताकत उसके पाताल लोक में छिपी हुई है। वो पाताल लोक जहां उसकी मिसाइलों का जखीरा है, वो पाताल लोक जहां उसके हथियारों का भंडार है, वो पाताल लोक जिसे धरती को चीरकर परमाणु संवर्धन के लिए बनाया गया है, जहां वो गुप्त तरीके से यूरेनियम का एनरिचमेंट करता आया है और अब उसी को बढ़ाकर 90% तक करने की खुली धमकी भी दे रहा है। ईरान की इस धमकी और तेहरान में हिली धरती से दुनिया की सांसें भी डोल रही हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त ईरान के एक एक मूव पर गड़ी हुई हैं। विशेषज्ञों के साथ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी इस बात को बेहतर जानती है कि अगर ईरान ने यूरेनियम के 90% एनरिचमेंट का बॉर्डर पार कर लिया तो उसे परमाणु बम असेंबल करने में कुछ ही हफ्तों का वक्त लगेगा। जिससे दुनिया की बड़ी आबादी पर बर्बादी छाने का खतरा भी बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ट्रंप के बीजिंग पहुंचने से पहले चीन ने एक बड़ा ऑपरेशन किया और पाकिस्तान को संदेश भिजवाया कि ईरान के साथ बातचीत में अपनी तरफ से पैर और तेज करे, ताकि चीन चाहता है कि ईरान के साथ युद्ध नहीं, शांति हो। लेकिन क्या अमेरिका भी यही चाहता है? अमेरिकी मीडिया की तरफ से आ रही रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप के ऑर्डर पर रक्षा मंत्रालय ईरान के खिलाफ मौजूदा मिलिट्री ऑपरेशन से भी बड़ा वॉर प्लान कर रहा है। चीन के 3 दिवसीय दौरे पर जाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को ऐसी धौंस दिखा गए जिससे मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा और बढ़ गया है। ट्रंप का रुख वही पुराना है, या तो परमाणु, बैलिस्टिक मिसाइलों और हॉर्मुज पर अमेरिका की शर्तें मानो या फिर खाक में मिल जाने के लिए तैयार हो जाओ। इसके लिए ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को नया प्लान तैयार करने का निर्देश दे दिया है। ईरान पर एपिक फ्यूरी से भी बड़े ऑपरेशन स्लेज हैमर की तैयारी। 74 दिन में $29 अरब खर्च, $1.5 लाख करोड़ और मांगे। ट्रंप ने अपने रक्षा मंत्रालय और इसके चीफ पीटर हेगसेथ को साफ कह दिया है, अगर दुनिया को ईरान के परमाणु खतरे से बचाना है तो आगे की जंग के लिए बड़ी रकम जुटानी होगी। वो रकम है $1.5 लाख करोड़। चीन रवाना होने से पहले ट्रंप ने साफ तौर पर कहा, दुनिया में प्रभावी ताकत बने रहने के लिए ज्यादा फंड चाहिए। ईरान मसले को हैंडल करते हुए मैं अमेरिकी जनता की आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं सोचता। मेरी चिंता सिर्फ ये है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। मेरे लिए सिर्फ यही चीज मायने रखती है। ईरान से परमाणु हथियार खत्म करने के लिए अमेरिका 2 ऑपरेशन चला चुका है। पहला जून 2025 में, जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, और दूसरा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो 28 फरवरी से अब तक जारी है। अब तैयारी है स्लेज हैमर की, जिस पर दोनों ऑपरेशन के मुकाबले 4 गुना खर्चे की डिमांड की है अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने। अब सवाल ये है कि अमेरिका का यह ऑपरेशन कब से शुरू होगा, तो निर्भर करता है ईरान के रवैये पर, जो अब तक अपने पुराने रुख पर कायम है। ईरान ने अमेरिका से सैन्य नाकेबंदी हटाने की मांग की है। इसके साथ ईरान पर से सभी प्रतिबंध हटाने को कहा है। 74 दिन की जंग में हुए नुकसान की भरपाई की भी मांग की है।
जब्त ईरानी संपत्ति रिलीज करने और हॉर्मुज पर नियंत्रण की मांग की है। ईरान ने कहा कि अगर हमला हुआ तो 90% यूरेनियम संवर्धित करेगा। ईरानी प्रतिनिधि जब अमेरिका के सामने अपनी ये मांगे दोहरा रहे थे, उसके कुछ ही देर बाद तेहरान में 4.6 की तीव्रता वाला भूकंप आया। इसकी तीव्रता 4.6 थी, जिसे अब तक परमाणु परीक्षण से जोड़कर देखा जाता रहा है। हालांकि मंगलवार के भूकंप को लेकर ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अमेरिका के सामने ईरान की मांगे बताती हैं कि जब तक इसे मान लिया नहीं जाता तब तक वो जंग से पीछे नहीं हटेगा। इधर ट्रंप हैं कि ईरान को इन मांगों को तवज्जो देने को तैयार नहीं है। तो क्या हॉर्मुज से लेकर खाड़ी और पूरे अरब में फिर से वैसे ही घमासान के आसार हैं? मिडिल ईस्ट से आ रही खबरों की माने तो ईरान इसके लिए पूरी तरह कमर कस चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि ईरान अब इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को फिर निशाना बना सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान की 33 मिसाइल साइट्स हैं। इनमें से 30 तक ईरान ने दोबारा पहुंच बना ली है। ईरान इन ठिकानों के अंदर मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल कर सकता है। इन लॉन्चरों से मिसाइलों को दूसरी जगह जाकर दागा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।